नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पे। इससे पहले की वीडियोस में हमने काफी डिटेल से कवर कर लिया उत्तर भारत की घटनाओं को। उत्तर भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों को हमने देख लिया। स्पेशली जो परिवर्तन हुए अरब आक्रमण से और जो तुर्क आक्रमण है उनके बाद जो भारतीय समाज में परिवर्तन हुआ उन परिवर्तनों को हम देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखेंगे और दक्षिण भारत के इतिहास में हम राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे। हालांकि अपने कुछ पिछले वीडियोज में हमने इस वंश के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ली है, लेकिन क्योंकि हमको कनेक्शन बनाना होगा उत्तर भारत और मध्य भारत के बीच, जिससे हम आसानी के साथ समझ पाए कि किस तरह का कनेक्शन बाद में डेवलप होगा। लेकिन उससे पहले हमको दोनों क्षेत्रों से जो उदित हुए वंश हैं उनके विषय में डिटेल से जानना होगा। तो राष्ट्रकूट वंश के इतिहास को हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं दक्षिण भारत के एक प्रमुख वंश राष्ट्रकूट वंश के विषय में। जब हम राष्ट्रकूट वंश का क्षेत्र देखते हैं तो जो कन्नौज का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के लिए हुआ था त्रिगुटीय संघर्ष। इस त्रिगुटीय संघर्ष में राष्ट्रकूट भी शामिल होते हैं। जो धार का क्षेत्र है, एलोरा का क्षेत्र है, यह सबसे फेमस क्षेत्र है इनके। बादामी का क्षेत्र और मान्यखेत इनकी राजधानी हमको मिलती है। तो इस वंश के उदय के विषय में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि दक्कन के क्षेत्र में उनका उदय हुआ था और अपने प्रारंभिक स्तर पर यह लोग जो चालुक्य वंश था उस वंश के राजाओं के अधीन काम कर रहे थे। बाद में यह अपनी स्वतंत्र शाखा स्थापित करते हैं और समय होता है 8वीं सदी का। 8वीं सदी के आसपास इनका एक प्रधान होता है तंतीदुर्ग। तंतीदुर्ग ने जो चालुक्य स्वामी थे जिनके अंतर्गत यह सामंत के रूप में काम कर रहे थे पहले, उनसे जो अधीनता थी उसको समाप्त करते हैं और उसके बाद एक यज्ञ करते हैं जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। इस यज्ञ के बाद यह कहा जाता है यदि ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को करवा दिया तो आप क्षत्रिय नहीं है तब भी आपको क्षत्रित्व प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आपका जन्म यदि क्षत्रिय कुल में नहीं हुआ है तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्षत्रित्व। इसका अर्थ यह है कि अब आपके पास राजा बनने की योग्यता है। इससे दो चीजें आप समझ पा रहे होंगे। पहली, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों का जिस तरह का वर्चस्व है। दूसरा, जातिवाद या उस समय के लिए हम शब्द इस्तेमाल करें वर्णवाद। जो व्यक्ति क्षत्रिय वर्ग से होगा वही राजा बनेगा। कुछ इस तरह की विचारधारा हमको मिलती है। तो पहले जो राष्ट्रकूट थे या इनके वंश से जुड़े लोग थे, यह एक सामंत थे। सामंती व्यवस्था भारत में चल रही थी। छोटे छोटे क्षेत्रों के सामंत मिलकर किसी एक को अपना राजा चुन लेते थे और वह राजा ही इनका मुखिया होता था। तो इसी तरह का मुखिया मिलता है चालुक्य वंश और इसमें एक सामंत है राष्ट्रकूट वंश। और इस सामंती व्यवस्था को कौन छोड़ता है, मतलब अपनी एक अलग से स्वतंत्र शाखा कौन स्थापित करता है, तो उस व्यक्ति का नाम है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग कहता है कि अब हम चालुक्यों के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं चालुक्यों से, हम चालुक्यों के सामंत के रूप में अब काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए दंतीदुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि इस पे एक विवाद भी आपको मिलेगा, अभी हम आगे समझेंगे। तो जिस समय उत्तर भारत में पाल वंश और प्रतिहार वंश शासन चला रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ है। हालांकि जो राष्ट्रकूट वंश के लोग हैं यह भी स्वयं को काफी पीछे से कनेक्ट करते हैं और प्राचीन काल में भी हम देखते हैं जो अशोक के अभिलेख हैं उन अशोक के अभिलेखों में रथिकों का उल्लेख हुआ है और जो आपके यह रथिक है यही बाद में क्या हो गए, राष्ट्रकूट। इस तरह की मान्यता मानी जाती है। जो सातवाहन साम्राज्य था उसका भी एक अभिलेख था, नागनिका का नानाघाट अभिलेख। मतलब नागनिका कौन थी? रानी थी। और इनका नानाघाट अभिलेख हमको मिलता है। इसमें भी मराठियों का उल्लेख हुआ है और माना जाता है कि यह भी राष्ट्रकूटों के पूर्वज हैं। जो राष्ट्रकूट वंश के अपने अभिलेख हैं उनमें उनका मूल निवास बनाया जाता है लटटलूर, जो कि लातूर क्षेत्र है वर्तमान का बीदर जिले में। और बीदर कहाँ है? कर्नाटक में। हालांकि हम देखते हैं कि बाद में जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी स्थापना होती है एलिचपुर में। और चालुक्यों में भी जो बादामी के चालुक्य हैं उनके यह सामंत थे। तो चालुक्यों में भी कई चालुक्य हैं, जैसे कल्याणी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, पेंगी के चालुक्य। तो इस तरह से चालुक्यों की कई सारी उन शाखाओं में एक शाखा है बादामी के चालुक्य और इन्हीं के सामंत थे राष्ट्रकूट वंश के लोग। तो हम देखें कि वातापी के चालुक्य हैं या बादामी के चालुक्य, दोनों एक ही है, ध्यान रखिएगा। तो वातापी के चालुक्य हैं और इनके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। पहले यह सामंत है और बाद में स्वतंत्र शाखा की
स्थापना करते हैं। जब राष्ट्रकूट वंश स्थापित होगा तो इसके साथ एक खास चीज जुड़ेगी। जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उस उत्तर भारत के क्षेत्र में इस राष्ट्रकूट वंश ने सबसे ज्यादा भाग लिया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वह दक्षिण भारत का कौन सा वंश था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया था, तो वह है आपका राष्ट्रकूट वंश। समय काल में अगर हम समझे तो 8वीं सदी तक हमको मिलता है चालुक्य शासन, और इसके बाद जो प्रशासक थे उनके मतलब सामंत थे, वह सामंत थे राष्ट्रकूट। बाद में यह स्वतंत्र हो जाते हैं। 6ठी सदी के अंत तक अगर हम देखें तो वातापी के चालुक्य हमको मिलते हैं, और इस समय जो राष्ट्रकूट वंश है इसका एक व्यक्ति मिलता है हमको नन्नराज। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जो आपका यह नन्नराज है यही संस्थापक है राष्ट्रकूट वंश का, और यह बात सबसे ज्यादा कौन कहते हैं? अल्टेकर। अल्टेकर कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक राष्ट्रकूट वंश का नन्नराज है। अब आप समझिए कि 6ठी सदी में नन्नराज का उदय है और 8वीं सदी में दंती दुर्ग का उदय है। तो दोनों में से वास्तविक संस्थापक कौन है, इस पे हमको कुछ विवाद मिल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख राजा हैं वह कौन से हैं। तो सबसे पहले हमको नाम मिलता है नन्नराज का। इसके ऊपर विवाद है कि इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और जो सामंती व्यवस्था थी उस सामंती व्यवस्था से बाहर होने का जो काम था वह नन्नराज ने किया था। तो इसका शासनकाल 630 से 650 ईस्वी तक हमको मिलता है। नन्नराज का ही शायद पुत्र या भतीजा था दंती वर्मन। अब ध्यान रखिएगा यह दंती दुर्ग नहीं है, दंती वर्मन है। तो दंती वर्मन का शासनकाल 650 से 665 तक। इसके बाद जो दंती वर्मन है इसका पुत्र मिलता है हमको इंद्र। इंद्र के बाद उनका पुत्र गोविंदराज जो कि 700 ईस्वी तक शासन को संभालता है। फिर मिलेगा हमको कर्क, या जिसे कर्कराज भी कहा जाता है। कर्क के ही 4 पुत्र थे और उन्हीं में से एक का नाम है इंद्र। यह शासन संभालता है 715 से 735 ईस्वी तक। इंद्र के समय अगर हम देखें तो वातापी का जो चालुक्य वंश है उसका राजा था कौन? विजयादित्य। और इंद्र के समय एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं इनके चालुक्य वंश के साथ, और यह प्रमुख भूमिका अदा करेगा इनका एक स्वतंत्र राजा के रूप में उदित होने के पीछे। तो इंद्र ने भगनामा नाम की एक चालुक्य राजकन्या से विवाह किया था, और यह विवाह कौन सा था? राक्षस विवाह, अर्थात अपहरण करके विवाह। और अपहरण करके विवाह का अर्थ कन्या की इच्छा ना हो तब। तो इंद्र जो है वह भगनामा का अपहरण करता है जबरदस्ती, और जबरदस्ती अपहरण करने के बाद जबरदस्ती ही विवाह करता है। तो हम यहाँ समझ पाते हैं कि जो राष्ट्रकूट वंश था वह शक्तिशाली रूप से उभर रहा था, क्योंकि चालुक्य वंश की राजकन्या का यह अपहरण करता है वह भी जबरदस्ती। इसके बाद अर्थात जो इंद्र है इसके बाद राजा बनता है दंती दुर्ग, और इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब इसमें आप अंतर समझिए। नन्नराज के समय क्या हुआ? इन्होंने सामंती व्यवस्था से बाहर होने का निर्णय ले लिया, अर्थात यह बन गए स्वतंत्र सामंत कि अब यह चालुक्य वंश के अंतर्गत नहीं है। उसके बाद एक स्वतंत्र सामंत के रूप में यह शासन व्यवस्था को चलाते रहे। इंद्र ने जब भगनागा का अपहरण किया उसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी है दंती दुर्ग, इस दंती दुर्ग ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पहले सामंत था और बाद में राज्य। अब जब राज्य की स्थापना की तो कौन बनेगा? राजा। राजा कौन बना? दंती दुर्ग। तो यहाँ स्वतंत्र सामंत थे, यहाँ स्वतंत्र राजा थे। राजा होने के लिए आप ध्यान देंगे अन्य राजाओं की मान्यता होनी चाहिए, तब जाके यह राजा माने जाएंगे। तो यह अंतर आपको समझना होगा। जब सामंत बनेंगे और खुद को सामंत यह दर्शाएंगे कि हम स्वतंत्र सामंत हैं, हम किसी के अंतर्गत नहीं हैं, उस समय इनकी व्यवस्था को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन यह नहीं माना जाएगा कि यह राजा हैं। जब यह स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित होंगे तो अन्य राजा इनको जब तक समर्थन नहीं देंगे तब तक यह नहीं माना जाता कि यह एक स्वतंत्र राजा है। तो यही फर्क आपको मिलेगा नन्नराज में और दंती दुर्ग में। तो दंती दुर्ग को ही इसीलिए वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दंती दुर्ग का शासनकाल अगर हम देखें तो 735 से 755 ईस्वी का शासनकाल हमको दंती दुर्ग का मिलता है। कुछ प्रमुख तथ्य हैं दंती दुर्ग से जुड़े हुए, क्योंकि दंती दुर्ग को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए दंती दुर्ग से ही संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 2 अभिलेख हैं दंती दुर्ग के, एक अमनगढ़ का, दूसरा दशावतार। यहाँ पर हमको मिलता है दान पत्र, और इस दान पत्र में जो दंती दुर्ग है उसको उपाधियां दी गई है।
उपाधियां कौन सी? पृथ्वी वल्लभ, खड्गावलोक, तो 2 उपाधियां हमको मिलती हैं। दंती दुर्ग ने जो कांची का क्षेत्र था, कलिंग का क्षेत्र था, श्रीशैल, कौशल, मालवा, लाट, सिंध, इन सारे क्षेत्रों पर विजय स्थापित की। बाद में यह जो वातापी के चालुक्य हैं, इनके पहले यह सामंत थे, उनसे यह युद्ध भी करता है। तो इसके कारण भी माना जाता है कि यह अब सामंती व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त है। मतलब जिसके पहले सामंत थे अब उससे युद्ध कर रहे हैं। और इस युद्ध में हम देखते हैं कि जो चालुक्य नरेश होता है कीर्तिवर्मन, उस कीर्तिवर्मन के विरुद्ध दंती दुर्ग युद्ध लड़ता है और युद्ध लड़ने के बाद जीतता भी है। और इसके बाद जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था वहां पर इसका अधिकार स्थापित हो जाता है। फिर से जब 1757 ईस्वी का समय होता है, उस समय जो भीमा नदी है उसके तट पर भी कीर्तिवर्मन से इसका फिर से युद्ध होता है और फिर से कीर्तिवर्मन को यह पराजित कर देता है। बाद में जो मान्य खेत है, जिसको माल खेत के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको अपनी राजधानी बनाया और इसने यज्ञ किया। कौन सा? हिरण्य गर्भदान। और इस यज्ञ के माध्यम से इसने स्वयं को एक क्षत्रिय कुल में शामिल करवाया, अर्थात स्वयं को राजा के रूप में स्थापित करवाया। इसमें एक तथ्य और है, आप ध्यान रखिएगा, जो प्रतिहार राजवंश था उस राजवंश ने भी इस दंती दुर्ग की सहायता की थी और उनकी मदद से यह यज्ञ संपन्न हुआ था। फिर दंती दुर्ग महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां हरण करता है और एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित होता है। दंती दुर्ग की लगभग 30 या 37 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। दंती दुर्ग के बाद जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को संभालता है दंती दुर्ग का चाचा, जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। 756 से 772 ईस्वी तक यह शासन को संभालता है। इस कृष्ण प्रथम ने शुभतुंग और अकाल वर्ष यह 2 उपाधियां हरण की और जो इसका पौत्र था कर्क द्वितीय, उसको पराजित किया इसने। और जो गुजरात का क्षेत्र था, दक्षिणी गुजरात, उसको अपने सीधे कंट्रोल में ले आया था। तो देखिए, जो यह बड़े राजा थे, इन राजाओं के वंशज थे और वंशजों को क्षेत्रों पर अधिकार दिया जाता था। और जब इनको क्षेत्रों पर अधिकार दिया जाता था तो एक तरीके से यह भी क्या होते थे? सामंत होते थे। जैसे राजा है, राजा का पुत्र है और पुत्र मान लेते हैं उसके 4 हैं, तो यह 4 पुत्र किसी क्षेत्र पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। और जब शासन करेंगे तो यह होंगे वहां के सामंत। और जब यह सामंत होंगे तो इनको राजा को क्या देना होगा? समर्थन। कभी कभी यह जो सामंत हैं यह विद्रोह कर देते थे, जिसके बेसिस पे राजपूत वंश उदित हुआ। हमने देखा कि इसने भी विद्रोह किया। इसी तरह से जो यह पुत्र हैं यह भी विद्रोह कर देते हैं। तो उसी क्रम में हमको मिलता है जो कर्क द्वितीय है वह विद्रोह कर देता है दक्षिणी गुजरात के क्षेत्र में और उसको पराजित करना पड़ा किसे? कृष्ण प्रथम को। इसका एक भाई भी हमको मिलता है, इसका नाम है नन्न गुणावलोक। इसको औरंगाबाद जो क्षेत्र है वहां का सामंत बनाया जाता है। 757 ईस्वी में जो चालुक्य वंश था, जिनसे यह स्वतंत्र हुए थे और जिनके राजा कीर्तिवर्मन को हराया था, तो जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे उनके साथ जो भीमा नदी का क्षेत्र था उसके तट पर एक युद्ध हुआ और कीर्तिवर्मन अपने पुत्र समेत इस युद्ध में मारे गए। इससे माना जाता है कि जो कृष्ण प्रथम थे इन्होंने चालुक्य वंश को ही समाप्त कर दिया। तो दंती दुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम ने चालुक्य वंश को समाप्त किया, यह तथ्य पूछा जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने। 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा। दंती दुर्ग का जो यह चाचा है कृष्ण प्रथम, इसके विषय में हम देखें तो इसने क्या किया? जो कोंकण का क्षेत्र था उसको अपने अधिकार में ले आया और यहाँ पर कर्णफुल्ल को सामंत बनाया, जिसने बाद में स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। कौन सी? शिलाहार वंश। तो शिलाहार वंश की स्थापना किसने की? कर्णफुल्ल ने। इतना डीप जाके आपसे हिस्ट्री में नहीं पूछेगा, शिलाहार वंश तो शायद आपने सुना भी नहीं हो। हालांकि जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को और डिटेल से करेंगे, जब हम डीप डाउन जाके दक्षिण भारत के इतिहास को समझेंगे तो हम इस वंश को भी देखेंगे। लेकिन अभी हमको सिर्फ इस रेफरेंस में समझना है कि जो उत्तर भारत की घटनाएं हो रही थी उस समय जो दक्षिण भारत का काल था वहां पर किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, तो हम मोटा मोटा उन परिवर्तनों को समझना चाह रहे हैं। तो कृष्ण प्रथम कोंकण क्षेत्र को अधिकृत करता है। जो गंगवाड़ी का क्षेत्र था वहां पर यह स्त्री पुरुष को पराजित करता है और जो स्त्री पुरुष की राजधानी थी मान्यपुर, उस पर कृष्ण प्रथम का अधिकार हो जाता है। 768 ईस्वी में यह वेंगी पर भी आक्रमण करता है। वेंगी में भी चालुक्यों की एक शाखा है, आप ध्यान रखिएगा। तो जो वह शाखा है वेंगी की, वहां पर आक्रमण करता है। इस युद्ध को किया था कृष्ण प्रथम के पुत्र गोविंद द्वितीय ने
हालांकि जो कृष्ण प्रथम था इससे संधि करनी पड़ी इसको पिंगी के राजा विष्णुवर्धन चतुर्थ को, और अपनी पुत्री का विवाह इस कृष्ण प्रथम के पुत्र ध्रुव से करना पड़ा। तो इससे इनके मध्य संधि स्थापित हो जाती है। गोविंद द्वितीय के विषय में आप ध्यान रखेंगे, क्या भोगी और विलासी टाइप का आदमी है, जिसके कारण इसके अपने भाई ही विद्रोह कर देते हैं, और इस विद्रोह में सबसे आगे होता है ध्रुव। ध्रुव शासन व्यवस्था पर कंट्रोल स्थापित कर लेता है। दंती दुर्ग के विषय में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि इसने एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया। तो कृष्ण प्रथम के बाद गोविंद द्वितीय राजा बनता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, जिसके कारण जो भाई है इनका ध्रुव वह विद्रोह कर देता है और गोविंद मारा जाता है। गोविंद के बाद राजा बनेगा ध्रुव, इसे कहा जाता है ध्रुव। 12 वर्ष 780 से 793 ईस्वी तक यह शासन को संभालता है। इन्होंने उन सारे सामंतों को परास्त किया सबसे पहले जिन्होंने गोविंद का साथ दिया था। अब देखिए उत्तराधिकारी का द्वंद्व है, गोविंद द्वितीय वर्सेस ध्रुव। ध्रुव शक्तिशाली है और गोविंद विलासी है, अर्थात भोग विलास में यह लिप्त रहता है। तो ध्रुव शासन व्यवस्था पर कंट्रोल स्थापित करता है, लेकिन ऐसे सामंत जो गोविंद का साथ दे रहे थे इस विवाद में, उन सामंतों को यह पराजित करता है। जो पल्लव साम्राज्य था उनका शासक मिलता है दंती वर्मन, और दंती वर्मन को पराजित किया किसने? ध्रुव ने। कब? 782 ईस्वी में। और पराजय के बाद जो दंती वर्मन था इसने संधि कर ली। कई सारे नाम आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे तो आपको कॉमन मिल सकते हैं, जैसे यहाँ दंती वर्मन का नाम आपको कॉमन लग रहा होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह पल्लव वंश का है और जिस दंती वर्मन को आपने पीछे देखा है वह राष्ट्रकूट वंश का था। दोनों के मध्य समय काल में भी अंतर है। दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो राजा के नाम मिलेंगे आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो उनके नाम के आगे इस तरह से नंबरिंग आपको मिलेगी, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। थोड़ा सा आप चार्ट बना के ध्यान में रख लीजिए कि किस राजा का जो समकालीन राजा है वह कौन सा है, तब जाकर आप राजाओं को पहचान पाएंगे। तो ध्रुव 18 वर्ष है। इस ध्रुव के समय ही उत्तर भारत में हस्तक्षेप होता है इसका, राष्ट्रकूट वंश का। कैसे होगा उसको हम डिटेल से समझेंगे। इस हर्ष के समय हम देखते हैं कि जो आयुध वंश है उसका शासन था कन्नौज पर, और कन्नौज पर किसका अधिकार हो उसी के लिए हुआ त्रिगुटीय संघर्ष, और उस त्रिगुटीय संघर्ष में यह ध्रुव भाग लेता है। उस पूरे घटनाक्रम को हम आने वाली वीडियोज में समझेंगे। आशा करता हूं शॉर्ट वीडियो में आपके एग्जाम के लिए आपको कुछ तथ्य मिले होंगे और चीजों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।